सभी बच्चों को वेरी गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा बेटा। सभी बच्चों को वेरी गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा बेटा। सभी बच्चों को वेरी गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा बेटा। फटाफट क्लास ज्वाइन करिए। सभी बच्चों को वेरी गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा बेटा। ध्यान से सुनिएगा सारे बच्चे। आज अपन बीएससी पार्ट फर्स्ट का और सेमेस्टर फर्स्ट का सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं। सारे बच्चे ध्यान से सुनिएगा। पहले जो एग्जाम्स लगा करते थे, जो आपके एग्जाम्स लगा करते थे, वो एनुअल एग्जाम लगा करते थे। क्या लगा करते थे? एनुअल एग्जाम। अब एनुअल एग्जाम ना लग के क्या लगेंगे? सेमेस्टर। सेमेस्टर में क्या किया? सिलेबस को थोड़ा कम कर दिया, पर जो डिफिकल्टी लेवल है वो क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे। ये हमेशा का देख रहा। सेमेस्टर के पेपर देखना आप, सेमेस्टर के पेपर से आपको एनालिसिस हो जाएगा। सिलेबस भले ही कम हो, और डिफिकल्टी लेवल क्या कर देंगे? थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे। तो बात वहीं घूम फिर के आ जाती है, सिलेबस ज्यादा पढ़ो या फिर डिफिकल्टी लेवल। हाँ, बट इतना है, आपको जो भी टॉपिक पढ़ोगे वो क्या पढ़ोगे? उसके डीप लेवल तक पढ़ोगे, उसके अंदर जाके आप तक को पढ़ना पड़ेगा। पहले क्या करते थे आप? केवल और केवल थ्योरी रटा करते थे। आपको अपने सीनियर ने बताया होगा कि पहले साल में क्या होते थे? एक बार पेपर लगते थे और 3 पेपर लगते थे। अब साल में कितनी बार पेपर लगेंगे? 2 बार तो मेन पेपर, जिनको सेमेस्टर एग्जाम बोलेंगे, और दोनों में ही 2-2 मिड टर्म, यानी 4 मिड टर्म लगेंगे आपके। क्या लगेंगे? 4 मिड टर्म। क्लियर? अब मुद्दे की बात है कि सर जो आपका जो मैकेनिक्स का जो सिलेबस आएगा वो कैसे आएगा? ध्यान से सुनिए। बीएससी पार्ट फर्स्ट और सेमेस्टर फर्स्ट के अंदर जो सिलेबस है उसमें केवल आपका मैकेनिक्स है। क्या है? केवल और केवल मैकेनिक्स। आराम से 3 या 3.5 महीने ले गए मैकेनिक्स जितना पार्ट है। शानदार तरीके से कराएंगे, एक एक न्यूमेरिकल करवाएंगे, शुरू से ही आपको बेसिक न्यूमेरिकलों को अप्रोच देते चलेंगे। ठीक है, आइए तो अब अपन शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। ध्यान से सुनिए। इस बार जो कोड है फिजिक्स का वो है 510101 मैकेनिक्स। ये आपको मिलेगा। कुछ लोग कहेंगे कि ये सिलेबस नहीं है, मैं कह रहा हूं सिलेबस यही है। आप चेक कर लेना 1-2 दिन के बाद वेबसाइट पे। ठीक? हाँ, मैक्सिमम जो मार्क्स होंगे वो 20+80, यानी 20 और 80। मिनिमम पास मार्क है 8+32 और 20+80 मार्क्स। इसका मैं कंडीशन से आपको बताऊंगा,
बट उससे पहले ध्यान सुनिए, आपका जो सिलेबस है उसमें क्या है, मैकेनिक्स, वही कितने नंबर का है, 100 नंबर का। भाई साहब ये जो 100 नंबर है ना, इनमें से ये जो 20 नंबर जो आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये कहां के हैं, ये 20 नंबर कहां के रे भाई। आपने 12th क्लास में सुना होगा कि 20 नंबर सत्रांक के स्कूल वाले सेंड करते हैं आपके, करते हैं नहीं करते, 30 करते हैं क्या, 30, जो भी XYZ आपकी स्कूल से जाते हैं ना, वो मार्क्स है आपके कॉलेज से जाएंगे मार्क्स कितने, 20 नंबर मार्क्स। 80 नंबर का क्या होगा, पेपर, टोटल नंबर कितना हो गया, 100। क्लियर। अब प्रैक्टिकल भी है, मैथमेटिक्स में प्रैक्टिकल हटा दिया गया है इस बार, बट हां आपका जो जो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, उसमें आपके प्रैक्टिकल हैं। जैसे मैं तुम्हें बताना चाहूं तो जो प्रैक्टिकल एग्जाम होगा वो कितने नंबर का होगा, 50 नंबर का, और उसको भी 2 नंबर में करेक्टराइज किया गया है, 40 और 10 का रेशियो। ये 40 तो क्या होगा आपका, एग्जामिनर आके लेगा, और ये 10 कहां से जाएंगे, कॉलेज, कॉलेज में भी खुद के प्रैक्टिकल होंगे तुम्हारे, उनके बेसिस पे 10 नंबर जाएंगे, ठीक। और 40 नंबर किसके होंगे, एग्जामिनर जो लेने आएगा, जैसे 12th क्लास में आपके एग्जामिनर लेने आता था ना, सेम सिचुएशन से। तो ये आपका परफॉर्मा रहेगा कुछ इस तरीके से। बात समझ में आ गई है तो ध्यान से सुनिए। ये आपका सिलेबस। अब सिलेबस में सर क्या क्या आएगा तो देख लेते हैं, आइए। 4 यूनिट दी गई हैं आपकी पूरे सेमेस्टर के लिए। कितनी यूनिट दी गई है, 4 यूनिट फर्स्ट सेमेस्टर में। क्लियर। तो फर्स्ट सेमेस्टर में मैकेनिक्स चलेगा, जिसमें से यूनिट नंबर क्या है, फर्स्ट, जो आपके एनुअल में चला करती थी ना, वो सेम यूनिट है, कोई चेंजमेंट उन्होंने नहीं किया। हो सकता है कि कुछ डिफिकल्टीज लेवल क्या कर दे, वो बढ़ा दे। क्या कर दे, डिफिकल्टीज लेवल बढ़ा दे। डिफिकल्टीज लेवल बढ़ाने का मतलब क्या है, इसमें से जो क्वेश्चंस आते थे वो थोड़े और अच्छे आ जाएंगे, बस इतना ही है। बाकी सिलेबस में कोई चेंज नहीं है। देखो वही चेंज है, फिजिकल लॉ एंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसमें अपन फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में पढ़ेंगे कि निर्देश तंत्र क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं पढ़ाऊंगा तब और भी बताऊंगा तुम्हें, पर उससे पहले बताऊं, मैं तुमसे पूछता हूं कि दिल्ली कितना दूर, मैंने बोला दिल्ली कितना दूर, तो आपका क्या जवाब आएगा, भाई बताओ दिल्ली कितना दूर, तो आपका क्या जवाब आएगा, 150 किलोमीटर। आपका 150 किलोमीटर। कैसे, कहां से मेजरमेंट किया था, मैंने तो बताया ही नहीं तुम्हें। आपको पूछना चाहिए था कि सर कहां से, बताओ। आप जयपुर से पूछ रहे हो, तिलक कॉलेज से पूछ रहे हो, बस्सी से पूछ रहे हो, शाहपुरा से पूछ रहे हो, चाकसू से पूछ रहे हो, मानसरोवर से पूछ रहे हो, झुंझुनू से पूछ रहे हो, सीकर से पूछ रहे हो, क्या सब जगह से 150 किलोमीटर ये डिस्टेंस नहीं। तो आपको दिल्ली कितना दूर है ये बताने के लिए किसकी आवश्यकता है, एक रेफरेंस पॉइंट की। तो हमें क्या किसकी आवश्यकता हो, निर्देश तंत्र की। किसकी, रेफरेंस पॉइंट से, जिससे हम क्या कर सके, मेजरमेंट कर सके। तो इसमें पढ़ेंगे अपन फिजिकल लॉज के अंदर। आपने पढ़ी होगी एब्सोल्यूट और रिलेटिव क्वांटिटी। एब्सोल्यूट निरपेक्ष और सापेक्ष, इसके बारे में बताएंगे इसके अंदर आप। इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जैसे आपने पढ़ा होगा कि देखो एक लिफ्ट में ऊपर जाते हैं तो आपका वजन कम होता है या बढ़ता है, सुना ना, ऊपर जाते हुए वजन बढ़ता है, नीचे आते हुए वजन कम होता है। देखा क्या आपने कभी, बाहर कम महसूस होता है, बताएंगे अब। उसके लिए इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम, सूडो फोर्स का कंसेप्ट आएगा। एक है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन बिटवीन डिफरेंट फ्रेम ऑफ, ध्यान से सुने, इन्वॉल्विंग, किसमें, इन्वॉल्विंग न्यूटन्स लॉ। ध्यान सुनिए क्या है, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस से दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अपन क्या निकालेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे अपने वेलोसिटी को इस फ्रेम से इस फ्रेम में निकाला तो उसे वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे। एक्सीलरेशन को इस फ्रेम से इस फ्रेम में निकाला, त्वरण को, तो उसे क्या कहेंगे, त्वरण रूपांतरण समीकरण। क्लियर।
भाई एक्सीलरेशन को इस फ्रेम से उस फ्रेम में निकालने के लिए मुझे समीकरणों की आवश्यकता होगी, और उसे क्या कहेंगे अपन? त्वरण रूपांतरण समीकरण। यदि वेलोसिटी का लेंगे तो वेलोसिटी रूपांतरण समीकरण, और यदि आपने फोर्स लिया तो फोर्स रूपांतरण समीकरण। बात समझ में? ये पढ़ेंगे। अब इसके बाद अपन कोरोलियस फोर्स पढ़ेंगे, ठीक है? जैसे आपने पढ़ा होगा, देखो कोरोलियस फोर्स जो लिफ्ट का एग्जांपल मैंने तुम्हें बताया, उसमें सूडो फोर्स काम में आएगा। ये क्या होते हैं? छदम बल। इस प्रकार के कोई बल नहीं होते, केवल और केवल क्या होते हैं? ये लगते हुए प्रतीत होते हैं। जैसे आपने दो बल पढ़े होंगे, एक अभिकेंद्रीय सेंट्रिपिटल फोर्स और एक सेंट्रिफ्यूगल फोर्स। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? जैसे आपने मौत का कुआं देखा होगा कई बार, अरे मेले नहीं लगते, उसमें मोटरसाइकिल वाला चलाता है ऐसे चारों ओर, तुम सोचते हो जादू है, जादू नहीं, क्या है? फिजिक्स का ही कमाल है। उस पे लगने वाले सारे फोर्स को क्या करता है? वो बैलेंस। समझ गए? नॉर्मल फोर्स क्या होता है, ये सारी बातें करेंगे उसमें, ठीक? उसके बाद अपना क्या है, यही है सूडो फोर्स के बारे में बातें सारी इसके अंदर बताएंगे पूरी। कोरोलियस फोर्स, मोशन रिलेटिव टू द अर्थ, अर्थ के बारे में बताएंगे इसमें, ठीक है? फोकाल्ट पेंडुलम पढ़ेंगे इसके अंदर, फोकाल्ट पेंडुलम बताएंगे जब पढ़ाएंगे तब अच्छे से। कंजर्वेटिव फोर्स पढ़ेंगे, संरक्षी बल, ऐसे बल जिनका कर्ल शून्य होता हो। यह बात आपको 12th क्लास में भी बताई जाती थी। यानी मान लो एफ फोर्स है और उसका कर्ल ले लो, क्या ले लो? उसका कर्ल, यानी डेल क्रॉस एफ 0 आ जाए तो फोर्स कैसा होगा? कंजर्वेटिव फोर्स होगा। इंट्रोडक्शन ऑफ अबाउट कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज। नॉन कंजर्वेटिव कौन से होंगे, कंजर्वेटिव फोर्स कौन से होंगे? ये रेक्टिलिनियर मोशन अंडर कंजर्वेटिव फोर्स, डिस्कस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कर्व एंड मोशन ऑफ ए पार्टिकल। ये छोटे छोटे टॉपिक्स है सारे इस यूनिट नंबर फर्स्ट के अंदर। तो अपने को इस यूनिट में लगेंगे करीबन 15 से 20 क्लास। कितनी क्लास लेंगे अपन इसके अंदर? 15 से 20 क्लास, केवल और केवल थ्योरी की। उसके बाद इसी के अंदर एड ऑन करेंगे अपन 5 क्लास। क्या करेंगे? 5 क्लास अपन एड ऑन करेंगे इसमें, और वो भी किसकी करेंगे? केवल और केवल न्यूमेरिकल की। किसके करेंगे? न्यूमेरिकल की। तो 5 क्लास में अपन न्यूमेरिकल लगभग टॉपिक के पूरे आराम से कवर कर सकते हैं। एक एक न्यूमेरिकल, एक एक पॉइंट। तुम तो बाहर के भी क्वेश्चंस ले आना, कोई दिक्कत नहीं है, सारे करेंगे, ठीक? आओ, ये थी यूनिट नंबर फर्स्ट। इसके बाद आपको पढ़नी है यूनिट नंबर सेकंड, जो कि थोड़ा सा क्या है, कंपैरिजन फर्स्ट यूनिट से छोटा यूनिट है। क्या है? छोटा यूनिट। सेंटर ऑफ मास, वैसे तो बड़ा है सेंटर ऑफ मास। पहले पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास क्या है? जहां बॉडी का संपूर्ण द्रव्यमान क्या माना जाए? केंद्रित। हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम से? हिंदी मीडियम। यानी बॉडी का वह पार्ट जहां पे होल मास को क्या माना जाए? सेंटर्ड। यानी बॉडी का संपूर्ण द्रव्यमान एक जगह केंद्रित, वह केंद्र क्या कहलाएगा? द्रव्यमान। जैसे आपने सर्कस वगैरह में गए हो, एक हाथी एक टेबल पे खड़ा हो जाता है, तो हो क्या सकता है? टेबल टूटेगी नहीं? नहीं टूटती। कारण उसका सेंटर ऑफ मास क्या होता है? फाइंड आउट किया हुआ रहता है। क्लियर? बताएंगे अच्छी अच्छी चीजें इसके अंदर, सेंटर ऑफ मास के अंदर। कोलिजन पढ़ेंगे, टू पार्टिकल्स इन 1 एंड 2 डायमेंशन। आपने अभी तक 12th क्लास में क्या पढ़ी थी? टक्कर पढ़ी थी। कोलिजन, टक्कर, वो 1 डायमेंशनल पढ़ी थी। जैसे एक सुंदर कन्या, एक सुंदर बालक इधर से जा रहे हैं, उनके बीच में टक्कर हुई, ऐसे नहीं पढ़ी? 2 बॉल की टक्कर पड़ी। मान ली एक ऑब्जेक्ट है और ये भी एक ऑब्जेक्ट है, एक ही बात है, ठीक? तो तुम्हारी टक्कर नहीं हुई मतलब अभी तक। चलो, तो मान लो एक ऑब्जेक्ट और एक दो ऑब्जेक्ट एक ही डायमेंशन में टक्कर कर रहे हैं, एक ही दिशा में, तो क्या हुआ? 1 डायमेंशन। इस बार क्या करेंगे अपन? 2 डायमेंशनल कोलिजन भी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? द्विविमीय टक्कर, 2 दिशाओं में। क्लियर है? इलास्टिक, नॉन इलास्टिक, उसमें केस भी पढ़े होंगे। वो केस नहीं पढ़े? जब एक भारी कण एक हल्के कण से टकराता है तो भारी कण के वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता, जबकि हल्का कण भारी कण के
दुगुने वेग से गति करता है। बड़े ऐसे ऐसे कंडीशंस आएंगे उसके अंदर, इलास्टिक, नॉन इलास्टिक, कहां तो आपका मोमेंटम कंजर्व रहता है, कहां एनर्जी कंजर्व रहती है, कहां काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी तो कंजर्व रहती है, काइनेटिक एनर्जी का चक्कर पड़ेगा। तो ये सारी चीज बताएंगे अपन वहां पे। क्लियर है? घबराना मत तुम 1% भी, ठीक है। स्लोइंग डाउन द न्यूट्रॉन्स इन द मॉडरेटर, नाभिक के भट्ठी के अंदर जो आपके क्रिया थी वो कैसे स्लो डाउन होती है, कैसे मंदक का काम करते हैं मॉडरेटर का, वो बताएंगे यहां पे, ठीक है। और उसके बाद है मोशन ऑफ ए सिस्टम विद ए वेरिंग मास, मास चेंज हो रहा हो, जैसे आपको मैं अभी बताऊंगा न्यूटन्स का, ये एकदम बेसिक लेक्चर है ना बेटा, सिर्फ और सिर्फ ये बताने के लिए कि क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे आपने न्यूटन्स लॉ पढ़ा होगा, क्या? न्यूटन्स लॉ। तो ये कौन सा न्यूटन्स लॉ है? F बराबर dp बाई dt, बताना जरा। न्यूटन का सेकंड लॉ, मोमेंटम में टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज पढ़ा है। मैं यदि इस p को ऐसे लिख दूं m इंटू वी वेलोसिटी, तो क्या फोर्स को ये लिख दोगे dmv अपॉन dt लिख दोगे? अरे p की जगह मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी, द्रव्यमान इंटू वेग, मैंने संवेग की जगह रखा, ये आ गया। अब जरा इसका डेरिवेटिव करना रे, क्या करोगे? m dv अपॉन dt प्लस v dm अपॉन dt। आप क्या पढ़ते हो? आप ये पढ़ते हो कि m क्या है? कांस्टेंट है। आप जब आप पढ़ते थे एक स्पेशल कंडीशन, तो क्या मानते थे कि ये क्या है? कांस्टेंट है। और दी m कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0, और क्या आ जाएगा? m dv अपॉन dt, और ये क्या लिख दोगे इसको? m इंटू e, यानी मास इंटू एक्सीलरेशन। तो ये एक स्पेशल फॉर्म है। मास को लेते हैं अपन कांस्टेंट, मास वेरिएबल भी हो सकता है, तब कौन सा फॉर्मूला काम मिलेंगे? ऊपर वाला। क्लियर? बताएंगे अच्छी अच्छी चीज, अभी तो बस ऐसे बेसिक है, घबराने की आवश्यकता नहीं है, ठीक। ये था। और एंड चार्ज पार्टिकल्स स्कैटरिंग बाय ए न्यूक्लियॉन्स, रदरफोर्ड स्कैटरिंग का कुछ पार्ट भी पढ़ेंगे इसके अंदर, ठीक है। हाँ, फॉइल वाला के अंदर पढ़ेंगे, ठीक। आप जो 12th क्लास में पढ़ते थे। अब आइए, हाँ जी भाई साहब, यूनिट 3 क्या है? और भी दिखने में क्या है? थोड़ी सी छोटी पर इतनी खोटी है, हैं? चलो, तो रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी, ठीक है। इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ ए रोटेटिंग बॉडी, इनर्शियल कोफिशिएंट केस ऑफ जे एंड नॉट पैरेलल टू ओमेगा। ये जो यूनिट है ना, ये आपको पूरी की पूरी आप 11th क्लास में पढ़ते थे। रिजिड बॉडी रोटेशन, एक लट्टू पर चक्रण, प्रेशराइज मोशन पढ़ते थे ना। जैसे अपन गांव में वो लाते हैं, एक लट्टू लाते थे, पहले छोटे थे तो उसको ऐसे घुमाते थे फर्श पे, सरफेस पे, तो ऐसे करते थे, तो वो लास्ट में जब उसको मोमेंटम बहुत ज्यादा दिया हुआ था, वो एकदम सीधा गति करता था ऐसे। जैसे जैसे वो कम होता था, वो क्या करने लग जाता है? ऐसे लहराने वाली गति। और ये लहराने वाली गति क्या कहलाती है? आपकी प्रेशराइज मोशन। जैसे कई गांव में लोग है ना, ये छोटा नशा करके 40 रुपए वाला घूमते रहते हैं ना, ऐसे 35 वाला, पता तेरे को बहुत ज्यादा है, क्या आइडिया है? हाँ, तो ये क्या हो जाएगी? प्रेशराइज मोशन। इसके बारे में पढ़ेंगे। क्लियर? आगे चलो, यूनिट नंबर 4, ध्यान से सुनना। यूनिट नंबर 4 है ना, अंडर मोशन अंडर सेंट्रल फोर्सेज। ये बहुत शानदार यूनिट है ना। इंट्रोडक्शन ऑफ अबाउट सेंट्रल फोर्सेज। सेंट्रल फोर्सेज क्या होते हैं मैं बताऊंगा, उनकी डायमेंशन आर के कैप अपॉन आर की पावर एन मैं बताऊंगा, ठीक है ना। इसमें किस तरीके का फॉलो करते हैं, क्या फॉलो नहीं करते, सारी चीज बताएंगे इसके अंदर, ठीक। फोर्सेज है ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन, इनर्शिया एंड ग्रेविटेशनल मास। ये जनरल इसकी बातें। फिर अपन इसकी पढ़ के कैपलर्स लॉ पढ़ेंगे। कैपलर्स के ग्रह के नियमों के पढ़ा होगा ना आपने, ग्रह के बारे में कैपलर्स ने नियम दिए थे, नहीं पढ़ा? कैपलर्स फर्स्ट लॉ, कैपलर्स सेकंड लॉ, ये पढ़ेंगे अपन। डिस्कस ऑफ ट्रेजेक्ट्री, इनके बारे में अपन पढ़ेंगे कि इनकी जो ट्रेजेक्ट्री होती है, ट्रेजेक्ट्री मतलब उनकी जो शेप होती है वो कैसी कैसी कौन सी कंडीशन में होती है, कि गोलाकार होती है, दीर्घवृत्ताकार होती है, इलिप्टिकल होती है, स्फेरिकल होती है,
हाइपरबोला होती है, पैराबोले होती है, तो ये बारे में अपन सारी चीज पढ़ेंगे, ठीक है। और रदरफोर्ड स्केटरिंग, रदरफोर्ड स्केटरिंग इसमें भी पढ़ेंगे, उसमें केवल कोलिजन पढ़ेंगे, उसमें अपन जो बात बताई थी ना अभी न्यूक्लियस के साथ वाली। और रदरफोर्ड स्केटरिंग किसमें पढ़ेंगे, इसके। बताओ कोई दिक्कत वाली बात है सिलेबस के अंदर? सिलेबस समझ में आया? कितनी यूनिट पढ़ोगे? 4। आपके साल में कितने एग्जाम होंगे? रट जाना चाहिए एक एक चीज, बता, मैं दोबारा बोल रहा हूं। चलो अब बताओ। हाँ बोलना भाई। मनी जागीर, साल में कितनी बार एग्जाम? 2 बार मेन एग्जाम, 2 सेमेस्टर, ठीक है। 4 मिड टर्म, क्या? 4 मिड टर्म, 50 नंबर प्रैक्टिकल, जिसमें से 10 नंबर कॉलेज, 40 एग्जामिनर, वेरी गुड। उसके बाद 80 नंबर थ्योरी और 20 नंबर कॉलेज वालों की तरफ से। क्लियर है? तो एग्जाम क्लियर है, आपका सिलेबस क्लियर है किस किस के तरीके से होगा। अब थोड़ा सा पेपर पैटर्न, जो पेपर पैटर्न है वो मैं 1 या 2 दिन में आपको बता दूंगा किस तरीके का पेपर पैटर्न होगा। क्लियर है? अभी पेपर पैटर्न रिलीज मैं थोड़ा सा बाद में बताऊंगा। क्लियर है? बाकी सिलेबस वगैरह सब कंफर्म हो गया, ठीक। अब आ जाओ सारे बच्चे, आज के लिए अपन शुरुआत जरूर करेंगे। क्या करेंगे? शुरुआत जरूर करेंगे। तो ऊपर ही ऊपर सबसे पहले लिखो मैकेनिक्स यानी यांत्रिकी। सारे सारे बच्चे पेपर का नाम लिखो, मैकेनिक्स और यांत्रिकी। तुम तो लिख लिए, पर लिख लो फिर भी, क्या जाता है। लिखो यांत्रिकी, हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे यांत्रिकी। यांत्रिकी क्या बोलते हैं इसको? मैकेनिक्स, मैकेनिक्स। ध्यान से सुनिए सारे बच्चे, जो भी बच्चे हैं वो हमेशा जो टॉपिक्स होंगे उनको इंग्लिश में भी लिखेंगे, जो हेडिंग होती है ना उनको इंग्लिश में भी लिखेंगे, हिंदी मीडियम वाले। मैकेनिक्स, क्लियर? सिलेबस आपके सामने है ही, आपको बार बार लिखवाने की आवश्यकता नहीं है। अब अपन क्या करेंगे, 2 या 3 लेक्चर इसके पूरे जो चारों यूनिट है इसकी बेसिक टर्म्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इसकी बेसिक टर्म। क्लियर है? तो एक काम करो, सबसे पहले नोट डालो, ऊपर ही ऊपर लिख लेना बेसिक लेक्चर नोट। सारी डेफिनेशन वापस लिखवाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी केवल और केवल फॉर्मूलाज लिखवाऊंगा जो इसके अंदर काम में आने वाले। क्लियर है? बेसिक लेक्चर लिख लो ऊपर, और कोई दिक्कत। आओ सारे बच्चे, सबसे पहले मैं बात करूंगा निर्देश तंत्र की। इसकी बात करूंगा, कोई लिखेगा नहीं अभी, ऊपर ध्यान दो। निर्देश तंत्र की यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस, निर्देश तंत्र की बात करूंगा। निर्देश तंत्र की किसकी बात करेंगे अपन? निर्देश तंत्र यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जैसे मैंने तुम्हें कहा कोई भी चीज करो, मैं तुम्हें ऐसे कहूं, मैं किसी का फोन आया मेरे पास कि भाई साहब हेलो, और वो उसने मुझसे पूछा कहाँ हूं, मैंने कहा जयपुर में हूं। तो उस आदमी का क्या जवाब होगा कि पहले बता जयपुर में कहाँ पे? फिर मैं कहूंगा गोपालपुरा, तो गोपालपुरा में भी वो क्या पूछेगा? कहाँ पे है? यानी उसे क्या ढूंढने की कोशिश कर रहा हो? एक रेफरेंस पॉइंट जहां वो जा सके या वहां से वो कैलकुलेशन कर सके। क्लियर? ये बात है। निर्देश तंत्र अपन 2 टाइप के पढ़ेंगे। समझ में आ गया निर्देश तंत्र क्यों पढ़ रहे हैं अपन? क्योंकि हमें क्या चाहिए कैलकुलेशंस के लिए? फ्रेम ऑफ, एक रेफरेंस। अपन ये 2 चीज पढ़ेंगे आगे जाके, और मैं वहां पे नहीं बताऊंगा, मैं पहले बोल रहा हूं, जब आगे आएगा तभी। फिर आप कहोगे, मुंह की तरफ देखोगे मेरे। एक तो होता है गति के आधार पर। किसके आधार पर? गति के आधार पर। लिखना मत अभी कोई भी। गति के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ मोशन। एक होता है आपका निर्देशांकों के आधार पर। किसके आधार पर? निर्देशांकों के आधार पर।
एक तो ऑन द बेसिस ऑफ मोशन और एक है ऑन द बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स जैसे आपने पढ़े होंगे एक्स वाई जेड वगैरह वगैरह, आर थीटा फाई, रो फाई जेड, बताऊंगा हम आगे जाकर। क्लियर। गति के आधार पे आपके दो प्रकार के होते हैं, एक जड़त्वीय और एक अजड़त्वीय। कौन कौन से? जड़त्वीय और अजड़त्वीय। अभी कुछ मत करो, आपको मैं समझाऊंगा पूरा का पूरा आराम से। एक होता है जड़त्वीय निर्देश तंत्र, यानी क्या बोलते हैं इसको, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। दूसरा कौन सा होता है अपना? अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। क्लियर। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान दे, सारा लिखवाऊंगा। इसमें आप तीन पढ़ोगे। तीन क्या, एक ही है, ये तीनों एक ही चीज है, पर पढ़ने का तरीका क्या है, तीनों का अलग अलग है। बाकी सब चीजें क्या है, एक ही है। क्लियर। एक तो आपने अच्छी तरीके से पढ़ा है, कौन सा सर? कार्तीय निर्देश तंत्र। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्तीय निर्देश तंत्र। एक आपने पढ़ा नहीं अभी तक, इसको क्या बोलते हैं? गोलीय निर्देश तंत्र, बताऊंगा अच्छी तरीके से। तीसरा एक होता है बेलनीय, क्या होता है? बेलनीय निर्देश तंत्र, ध्यान रखना इसका, बेलनीय निर्देश तंत्र। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। सर इनके बारे में केवल और केवल किस पे बात करेंगे? मोशन पे, गति के ऊपर इनको करेक्टराइज करेंगे कि कौन सा इनर्शियल होगा और कौन सा नॉन इनर्शियल। गति का मतलब आपके न्यूटन्स लॉ जहां वैलिड होंगे वो इनर्शियल, जहां नहीं होंगे नॉन इनर्शियल, बात करेंगे। पर निर्देश तंत्र के आधार पर कार्तीय निर्देश तंत्र, कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये इतना एक्स है, इतना वाई है, इतना जेड है, इसके बेस पे कितने कौन से? ये वाले। अब ध्यान से सुनिए, ये वाले जो है ना, ये कार्टेशियन और गोलीय और बेलनीय तीनों एक ही चीज है। किसी की भी गणना करने के लिए आप उसकी गोलीय में भी कर सकते हैं, कार्तीय में भी कर सकते हैं और बेलनीय। हाँ, सभी की कैलकुलेशन कार्टेशियन में भी हो सकती है। अब मैं तुम्हें कहूं कोई एक गोल आकार की वस्तु है और उसकी कैलकुलेशन आप किस में करो? कार्तीय में करो, तो वो क्या होगी? डिफिकल्ट हो, हार्ड हो जाएगी। परंतु यदि वही कैलकुलेशन आप किस में की जाए? गोलीय में, क्या हो जाएगा? इजी। कोई सिलेंड्रिकल आकृति है और उसकी गणना मैं तुमसे करवाना चाहता हूं और मैं तुम्हें कहूं गोलीय में कर लो तो डिफिकल्ट, कार्टेशियन में कर लो डिफिकल्ट, बेलनीय में आराम से होगी। क्या सर इसकी जो आप बेलनाकार आकृति बताई इसकी कैलकुलेशन गोलीय और कार्टेशियन में नहीं हो सकती? हो सकती है, हार्ड होगी। अपन क्या कर रहे हैं? उसको स्मूथ बना रहे हैं, इजी बना रहे हैं। कोई दिक्कत वाली बात? फटाफट पहली हेडिंग डालो, निर्देश तंत्र। लिखो हेडिंग निर्देश तंत्र, और इंग्लिश मीडियम वाले लिखोगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिखो। हाँ लिखो, कुछ तो लिखो आए हो तो। किसी वस्तु को व्यक्त करने के लिए हमें, किसी वस्तु को व्यक्त करने के लिए हमें, किसी वस्तु को व्यक्त करने के लिए हमें एक तंत्र की आवश्यकता होती है, एक तंत्र की आवश्यकता होती है। एक तंत्र की आवश्यकता होती है जिसे जिसे निर्देश तंत्र कहते हैं।
जिसे निर्देश तंत्र कहते हैं। हिंदी मीडियम वाले चार्ट उतारेंगे रे भैया जो नीचे लिखा। इंग्लिश मीडियम वाले लिखे फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिखो। ए फ्रेम इज रिक्वायर्ड टू, ए फ्रेम इज रिक्वायर्ड टू द पोजीशन ऑफ पार्टिकल। A frame is required to define the position of particle. A frame is required to define the position of particle. That frame is known as frame of reference. ऊपर लिखो निर्देश तंत्र यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और इसके नीचे लिखोगे ऑन द बेसिस ऑफ मोशन, गति के आधार पर। ऑन द बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेट, ऑन द बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेट्स। ये लिखोगे कार्तीय निर्देश तंत्र, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसको लिखोगे इंग्लिश मीडियम वाले इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और इसको लिखोगे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसको क्या लिखोगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये क्या है एक्स वाई जेड, उसके निर्देशांक क्या है निर्देशांक। गोलीय निर्देश तंत्र स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होते हैं आर रेडियस, थीटा एंगल, फाई एंगल, तीन कोऑर्डिनेट होते हैं। इसमें तीनों डिस्टेंस होती हैं। इसमें एक डिस्टेंस दो एंगल, रो फाई जेड, रो भी डिस्टेंस है, जेड भी डिस्टेंस और फाई एंगल। यानी सिलेंड्रिकल में क्या है एक तो कोण और दो दूरी, यानी एक एंगल और दो डिस्टेंस। उतार लिए सभी ने। ये पार्ट था बेटा, आज सभी को पता चल गया। जो जो बच्चे क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं वो आराम से सुबह 7 से लेकर 8 तक ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी जो क्लासेज हैं वो यूट्यूब पे रिकॉर्डेड मिलेंगी 10 क्लासेज, और उसके बाद एप्लीकेशन पे। और जिस बच्चे को लाइव क्लास अटेंड करनी है वो हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करें एम्पलीट्यूड क्लासेज जयपुर, और उसमें एक अलग से फोल्डर है फ्री क्लासेज के नाम से। उस फ्री क्लासेज में जाएंगे सुबह 7 बजे तो आपको डेमो क्लासेज मिल जाएगी। ठीक है, आज का केवल और केवल बेसिक लेक्चर था। कल हम पूरे जो चारों यूनिट है उसके अंदर जो अच्छे अच्छे फॉर्मूला है, अच्छे अच्छे जो कंसेप्ट हैं उनको एक जगह बाइंड अप करेंगे। उसके बाद अपना क्या करेंगे सिलेबस स्टार्ट करेंगे, क्योंकि किसी गांव में जाने से पहले उस गांव की दूरी, उस गांव का किराया, उसमें जाने वाली बस, उसके गांव का आबो हवा पता होनी चाहिए। तो इसलिए अपन वो मैकेनिक्स पढ़ने से पहले मैकेनिक्स के कुछ छोटे छोटे बेसिक पार्ट्स हैं जिनको हम जोड़ लेंगे, इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक, आज के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कल सुबह 7 बजे मिलते हैं। राधे राधे।